हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एमएसक्यू के सॉल्यूशंस जो बचे थे 2017 के, वो 31 टू 40 और सॉल्व करेंगे। और इसके साथ हमारा 2017 का नेट भी हो गया है, एमसीक्यू भी हो गया है और आज हमारा एमएसक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा जो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें हम क्या देखते हैं कि चूज द लैंडफॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लेशियर इरोजन। एक कैसा लैंडफॉर्म होना चाहिए, ग्लेशियल इरोजन से होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं या तो इरोजन से बनते हैं या तो डिपोजिशन से बनते हैं, ठीक है। तो हमको ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से लैंडफॉर्म ग्लेशियर में इरोजन की वजह से बन रहे हैं और कौन सा डिपोजिशन से बन रहे हैं। तो हम वन बाई वन देखते हैं। जो आपका फ्योर्ड्स होता है, ये क्या होता है, इज अ वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ फिल्ड विथ सी वाटर। मतलब ये आपका फिल्ड विथ सी वाटर होता है, मेकिंग अप श्योर इन हाई एल्टीट्यूड। ये आपका जो फ्योर्ड होता है दैट इज रिलेटेड टू योर ग्लेशियल इरोजन। तो आपका ये ग्लेशियल इरोजन से बनता है। मोरेन और ड्रमलिन्स जो होता है आपका डिपोजिशन से बनता है। जब ग्लेशियर डिपॉजिट करते हैं मोरेन, वो आपका जो मटेरियल होता है ग्लेशियर का उसको डिपॉजिट करते हैं तो उसको मोरेन बोलते हैं। उसी तरह ड्रमलिन भी आपका डिपोजिशन से बनता है। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे नहीं होंगे। फिर आपका जो सुख है, ये इसको हम सुख पढ़ते हैं, SUKH इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो सुख जो होता है ये क्या होता है, आपका समझ लीजिए कि ये आपका एक तरह का पाउंड होता है जो माउंटेन में बनता है। देखिए बॉल शेप डिप्रेशन होता है, मतलब पाउंड कैसे, बाउंड शेप, ये आपका एक डिप्रेशन होता है, इसमें पानी बढ़ जाता है। विद प्रिसिपिटेशियस वॉल्स आर नोन एज द हेड ऑफ द वैली डाउन विच ग्लेशियर्स मूव डाउन द अल्पाइन हिल। दिस डिप्रेशन आर नोन एज सुख। तो इसमें कभी कभी पानी भी भर जाता है, कभी नहीं रहता है। तो जो डिप्रेशन होते हैं उसको हम सुख बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू योर इरोजन। तो आपका ये ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे समझ लिए कि एक और कुछ और फीचर्स भी होते हैं जो इरोजन से बनते हैं, वो भी मैं बता दूं ताकि अगर वो पूछा गया आपसे तो वो भी आपको याद हो। हॉर्न और सेरेटेड रिजेस भी जो होते हैं ये भी आपके इरोजन से बनते हैं। हॉर्न क्या होता है कि ये जैसे कि आपको हमने बताया ना कि जब हेडवर्ड इरोजन होता है, बहुत ज़्यादा जो मतलब 3 से ज़्यादा ये जो आपका सुख अगर इरोड करते हैं, एक दूसरे के जाके मिल जाते हैं, एक पीक पे मिल जाते हैं, तो इस पीक को हम हॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इरोजन से बनता है, तो ये याद रखिएगा। तो अभी तक के लिए तो हमारा ऑप्शन ए और डी होगा। और इसके बाद ये देख लिया आपका डिपोजिशन लैंडफॉर्म कौन कौन सा हो गया, मोरेन हो गया, स्कार हो गया, आउटवाश हो गया, डमनीज हो गया, और भी 2-3 होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखते हैं तो उसमें बहुत ही क्लियरली बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है और मैंने ये फिगर आपका अमलदास गुप्ता के पेज 154 से उठाया है। इसमें साफ साफ दिया गया और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन जैम में आ चुके हैं। तो आप डेंटेशन जो जाके बाइवॉल्यूआ का अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत बार पूछा गया है कि जैसे कि बाइवॉल्यूआ में जो डेंटेशन होता है, मतलब दांत की बनावट होती है, वो कैसे कैसे मिनरल्स में वेरी करती है। तो आप ये समझिए कि जो टेक्सोडॉन्ट होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया, टेक्सोडॉन्ट आपका अर्का और न्यूक्लिया दोनों में होता है। तो मेरा ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद आइसोडोंट देख लेते हैं। आइसोडोंट आपका ये आपका स्पॉन्डिलस में होता है, तो ये भी ऑप्शन हो गया। पेचिडोंट देख लिया आपका हिप्यूरेटाइस में होता है, ये भी आपका ऑप्शन हो गया। डेस्मोडोंट किस में होता है, माया में होता है, तो डेस्मोडोंट माया में भी है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके हैं। तो इसको आप क्या करिए, इस चार्ट को लिखिए और इसको याद कर डालिए कि जो डेंटेशन होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से आपके वो क्या कहते हैं एनिमल्स हैं, आपके कौन से आपके बाइवॉल्यूम में कौन कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीसीज, उसको आप जाके देख लीजिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैम में इसका एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से या तो एमसीक्यू में पूछा जाता है या एमएसक्यू में पूछा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्रिस्टोग्राफी से रिलेटेड है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा सा है, मगर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको आराम से कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले पढ़ लेते हैं। शोन बिलो इज एन आइसोबेरिक बाइनरी टेम्परेचर कंपोजिशन फेज डायग्राम इन XY विद कंप्लीट मिसिबिलिटी है बिटवीन XY। इमिसिबल नहीं, मिसिबल है, मतलब एक दूसरे से मिल सकता है, मिक्सचर हो सकता है, घुल मिल सकता है टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्टार्टिंग मेल्ट ऑफ कंपोजिशन। अगर जो आपका मेल्ट है, जो मेल्ट यहाँ पे जो मेल्ट है उसका कंपोजिशन क्या दिया गया, x16/40। अब आप जानते हैं कि जहाँ पे x लिखा है दैट शुड बी 100, ये भी आप ये 100 होगा। तो हम इधर मूव कर रहे हैं तो हमारा x डिक्रीज होगा और y इंक्रीज होगा। तो हमको x60 चाहिए, तो x60 यहाँ पे 50 है तो ये x60 हो गया और ये हमारा मेल्ट हो गया। तो मेल्ट अब यहाँ पे मेल्ट आ गया।
ओके, द फर्स्ट फॉर्म क्रिस्टल हैज अ कंपोजिशन। अब ये जो मेल्ट यहाँ पे आएगा, ये आपका क्या हो गया, लिक्विडस हो गया, ये आपका सॉलिडस हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो मिनरल होगा वो आपका मेल्ट कहलाएगा, जो भी फॉर्म होगा, और इस कर्व पे जो मेल्ट हो, इस कर्व पे जो फॉर्मेशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मेल्ट आया तो इस मेल्ट के करस्पॉन्डिंग सॉलिडस पे आप लाइन खींचेंगे, इसको हम लोग टाई लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टाई लाइन होगा, ये कंपोजिशन आपको किसका देगा, सॉलिडस का देगा, मतलब क्रिस्टल का देगा, जो क्रिस्टल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्रिस्टल कौन सा फॉर्म होगा, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए हम x से दूर जा रहे हैं और 80 पे आ गए तो ये 20 होगा, y पे हम करीब में आ गए तो आपका y 80 हो गया। तो हमारा कंपोजिशन सही है, फर्स्ट वाला आंसर हमारा करेक्ट है, एकदम सिंपल है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, द फाइनल मेल्ट। अब फाइनल मेल्ट कौन सा होगा उसको देखना है, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम क्रिस्टल इज। अब देखिए फाइनल मेल्ट क्या होगा, पूरा पूरा का पूरा मेल्ट यहाँ पे आपको जाते 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 ये पूरा का पूरा आपका मेल्ट जब यहाँ पे आ जाएगा सॉलिडस, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब ये सॉलिडस पे आ जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका लिक्विडस पे पोर्शन होगा, लिक्विडस पे ये जो वैल्यू होगी ये आपका फाइनल मेल्ट का होगा। तो फाइनल मेल्ट कितना होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे 10 दिया, हमने आपको बताया था x घट रहा है यहाँ पे, तो ये घट 100 है तो ये 90 हो गया और ये 10 हो गया, तो हमारा ये होगा, ये भी ऑप्शन सही हो गया अभी तक। ये आपका क्या था, इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे क्रिस्टलाइजेशन आपका इक्विलिब्रियम में है। तो अब यहाँ पे ये फाइनल क्रिस्टलाइजेशन होगा कि इसके बाद अब यहाँ पे नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ, अब यहाँ पे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, द फाइनल मेल्ट इज इनरिच इन x एंड x90 y 10। ओके, अब यहाँ पे बात समझिए, क्या बात समझाना है आपको। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा मेल्ट था, ये पहले यहाँ पे T1 टेम्परेचर था ये वाला आपका, फिर यहाँ से ये सॉलिडस पे गया, ये T2 टेम्परेचर पे आया। ये आपका इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में होता है। बट जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन में, उसमें क्या होता है कि जो मेल्ट बनता जाता है उसमें, उसके बाद जो क्रिस्टल उसमें होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, अलग होते जाते हैं। रिमूवल ऑफ द क्रिस्टल चेंज द कंपोजिशन ऑफ द मैग्मा। जैसे ही क्रिस्टल अलग हो जाते हैं तो मैग्मा का पूरा कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसमें ये मिसिबिलिटी नहीं रहती, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहता है। तब क्या होता है, इन दैट केस में जो आपका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होगा उसमें फिर और क्रिस्टलाइजेशन होगा, जबकि T1 T2 से ना होके वो T3 तक जाएगा, मतलब वो यहाँ तक आएगा। तो अगर ये यहाँ तक आता है तो हमारा कंपोजिशन क्या रहेगा, x100 y0। तो आप देख सकते हैं x100 y0 रहेगा। तो इन दैट केस, इन केस ऑफ फ्रैक्शन क्रिस्टल द फाइनल मेल्ट, यहाँ ये जो मेल्ट है, यहाँ पे मेल्ट है, इज इनरिच इन x। आप देख सकते हैं x की क्वांटिटी यहाँ से 10 ज्यादा है, 10% ज्यादा है। इसका मतलब x ज्यादा रहेगा x90 y10 के कंपोजिशन में, मतलब आपका जो मेल्ट होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा। ये हो गया फॉर फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन द फाइनल क्रिस्टल। अब फाइनल क्रिस्टल का कंपोजिशन क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे जो आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल और मेल्ट दोनों का कंपोजिशन यही रहेगा, x100 y0। तो ये हमारा ऑप्शन गलत रहेगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन क्या होंगे, ए, बी और सी। बहुत सिंपल है, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे आप तो आप अपने आप ही इसको निकाल लेंगे। फर्क क्या है यहाँ पे समझने वाली बात की, आपका जो क्रिस्टलाइजेशन है, इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में डिफरेंस क्या है और फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आप विंटर की बुक को रेफर कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। और इस x और y को अगर आप और अच्छे से बाइनरी सिस्टम में समझना चाहते हैं तो एनर्थाइट और एल्बाइट के कंपोजिशन से समझ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि ये जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है, पेरिटिक क्रिस्टलाइजेशन में क्या ऑफिटिक टेक्सचर इन डायोराइट होता है क्या, वो देखना है आपको। अब देखिए ऑफिटिक टेक्सचर होता क्या, ऑफिटिक टेक्सचर इन्वॉल्व अ लार्ज क्लाइनोप्राइग्स गेन इन्वॉल्व प्लेजियोक्लेस लेथ, नॉट अ रिजल्ट ऑफ पेरिलिटिक क्रिस्टल। इसका रिजल्ट नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि पेरिटिक क्रिस्टल में क्या होता है, आपका जो क्लाइनोप्राइग्स की रिम बनती है ओलिविन के अराउंड। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो क्लाइनोप्राइग्जेन में अगर पेरिटिक क्रिस्टल होता है तो वो अराउंड द ओलिविन वो रिंग बनाता है। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। परथाइट इन ग्रेनाइट, परथाइट इन ग्रेनाइट में क्या होता है, वो लेथ बन जाता है। अगर आपको याद है परथाइट और एंटी परथाइट का कॉन्सेप्ट याद है, तो परथाइट टेक्सचर इन्वॉल्व इंटरग्रोथ ऑफ एल्बाइट इन केव फेल्डस्पार। अब जब इंटरग्रोथ हो रही है तो आपको पता है इंटरग्रोथ होने के लिए क्या होना चाहिए, कूलिंग बहुत स्लो होनी चाहिए, बिलो सॉलिडस स्लो, मतलब जो कूलिंग होगी बहुत ही स्लो होगी और वो बिलो सॉलिडस होगी। तो सब
स्लो सबसोल्जर्स कूलिंग आपका परथाइट ग्रेनाइट परथाइट टेक्सचर बनाती है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद क्या स्फीनिक्स टेक्सचर इन कॉम्बिनेशन, स्फीनिक्स क्या होता है, क्विंचिंग टेक्सचर जो होता है, क्विंचिंग मतलब बहुत जल्दी होना चाहिए, मतलब स्फीनिक्स रैपिड कूलिंग की वजह से आपका स्फीनिक्स टेक्सचर बनता है। तो इरप्शन ऑफ अल्टीमेट इरप्शन आपको पता है, जैसे ही लावा इरप्शन होता है उसमें क्या होता है, क्विंचिंग बहुत तेज होती है, कूलिंग बहुत तेज होती है, तो स्फीनिक्स टेक्सचर कोमाटाइट में होगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। आर्थोपायरोक्सिन रिंग अराउंड ओलिविन इन पेरियोड, अभी हमने आपको बताया कि क्या कहते हैं, जो पायरोक्सिन की रिंग होती है अराउंड ओलिविन होती है, वो आपका पेरियोडिक क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है, यूटिक्टिक क्रिस्टलाइजेशन से नहीं होता है। यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन से आपका क्या बनता है, ग्राफिक टेक्सचर बनता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ ये वाला पेरिटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे फिट हो रहा था, आर्थोपायरोक्सिन रिंग अराउंड ओलिविन इन पेरिडोटाइट। ओके, और यहाँ पे मैंने अपने नोट्स का कुछ एक्सपर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ स्निप मतलब स्क्रीनशॉट या स्निप यहाँ पे दिया गया है कि हर टेक्सचर का क्या क्या है। अगर ये नोट्स को आपके रिक्वायरमेंट होगी तो बताइएगा, ऑलरेडी वो टेलीग्राम पे मेरे पड़ा हुआ है। तो बी और सी हमारे ऑप्शंस हो गए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब जस्ट लाइक मैथमेटिक्स नॉट रिलेटेड टू क्रिस्टलोग्राफी। अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो, उसमें अगर कोई लाइन या कोई पॉइंट दो लाइन के बीच में, दो प्लेन में लाई करता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, उसी के बेस पे। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी प्लेन, यहाँ ये बेसिकली ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है, तो कोई भी प्लेन अगर किसी जोन में लाई कर रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एच यू के वी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे एच आपका क्या है, 1 है, यू एच के एल 1 and 0, and then I have u v w, तो u हमारा कितना 0 0 0। तो फर्स्ट कंडीशन में ये 0 0 ये 0 ये 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपकी एस की इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये लाई कर रहा है वहां पे। ओके, अब फिर दूसरा ऑप्शन 0 2 1, इसका दूसरा ऑप्शन 1 0 0, तो इसको मल्टीप्लाई किया 0 0 0, तो ये भी 0 हो गया हमारा, तो इसका मतलब इसमें भी लाई कर रहा है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, 1 0 1, ये आपका हो गया 0 1 0, तो मल्टीप्लाई किया इसका इससे, तो ये भी हमारा 0 आ गया, ये भी लाई कर रहा है। अभी लास्ट वाली की बात करते हैं, तो 1 1 1 1 माइनस 1 1, तो ये मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसको, तो ये आपका 1 हो गया, ये -1 हो गया, +1 हो गया, तो ये मेरा 1 आ गया। इसका मतलब ये इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये लाई नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को उसको करते हैं, ये भी नोट्स में दिया गया है, उसको आप नोट्स फॉलो करें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आउटक्रॉप वी फाइंड दैट द बेडिंग प्लेन आर वर्टिकल एंड क्लीवेज सरफेस आर ओके। बेडिंग प्लेन आपकी वर्टिकल है, इट्स ओके फाइन। अगर बेडिंग प्लेन वर्टिकल है तो ये एक ऑप्शन हमको मिल गया। क्लीवेज सरफेस, अब जो फोल्ड में क्लीवेज सरफेस बना है दैट इज हॉरिजॉन्टल। अगर फोल्ड में क्लीवेज सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका एक्सल प्लेन है वो भी हॉरिजॉन्टल है। को रिलेशन करके देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, उसमें उससे आप रिलेट करिए कि आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है कि अपराइट फोल्ड, वर्टिकल फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, न्यूट्रल फोल्ड, ये क्या होता है, इसको इमेजिन करिए। रिकम्बेंट फोल्ड का रिलेशन क्या होता है बेडिंग प्लेन पे और आपका एक्सल प्लेन के रिलेशन में। यहाँ पे एक्सल प्लेन ना देके क्लीवेज सरफेस दिए, तो क्लीवेज सरफेस एक्सल प्लेन से कैसे कोरिलेट होता है वो सोचने की कोशिश करें। तो वो जब इतना आप सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सोच के क्या निकाला है, क्लीवेज सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक्सल प्लेन भी हॉरिजॉन्टल होगा, और यहाँ पे बेड क्या है, वर्टिकल है, मतलब जिसमें फोल्डिंग हुई है वर्टिकल हो गया। अब वहां पे जो एक्सल प्लेन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ये एपी, ये आपका एक्सल प्लेन है, ये सारे के सारे आपके एक्सल प्लेन है। तो इसमें एक्सल प्लेन आपको कहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, रिकम्बेंट फोल्ड में हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। यहाँ पे अपराइट फोल्ड नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा। न्यूट्रल फोल्ड क्या होता है, न्यूट्रल फोल्ड अ फोल्ड दैट इज नाइदर एंटीफॉर्म नॉर सिनफॉर्म इज कॉल्ड न्यूट्रल फोल्ड। अगर ना सिनफॉर्म है ना एंटीफॉर्म है तो ये एक टाइप ऑफ होता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, प्लंजिंग फोल्ड एंड रिकम्बेंट फोल्ड। मतलब आप कह सकते हैं कि रिकम्बेंट फोल्ड इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रल फोल्ड। तो ये मतलब ये दोनों भाई भाई है, इसका मतलब अगर आंसर बी सही है तो डी भी सही होगा। तो मेरा ऑप्शन बी और डी हो गया, वेरी सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
which of the following stratigraphic unit is our coal lignite bearing formation? ओके, ये आपका एमएस कृष्णन सर की बुक से लिया गया है, एक्सपर्ट है, वहां से स्क्रीनशॉट मैंने रख दिया है ताकि अगर आपको पता चले सर उठाते कहाँ से हैं, कैसे सर को पता चलता है। तो मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ बुक्स पढ़ता हूँ, बुक से आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ और पता रहता है, बट आपको अच्छे से समझाने के लिए उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपको क्लियरली मैं समझा पाऊँ कि ऑप्शंस कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। तो बराकर फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कोल बियरिंग फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट्स आर फर्स्ट है कोल और दूसरा है लिग्नाइट, मतलब कोल भी हो सकता है, लिग्नाइट भी हो सकता है। तो बराकर फॉर्मेशन में तो मेरा कोल मिल गया। बरेल ग्रुप में क्या मिल रहा है हमको? बरेल ग्रुप में भी कोल सीम मिल रही है हमको, तो ये भी ऑप्शन हो गया। कुदालोर फॉर्मेशन में क्या है? देखिए कुदालोर फॉर्मेशन आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में होता है। डिटैच्ड पिलर ऑफ सैंडस्टोन आउटक्रॉप नाउ एक्सपोज्ड एट पौंडीचेरी। ओके, तो कुदालोर फॉर्मेशन सैंडस्टोन में जो है वहां पे क्या है? द लिग्नाइट फील्ड इन नेवेली एक्सटेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। ये आपका कुदालोर फॉर्मेशन में ही होता है। नेवेली एक्सटेंड है आपका, वहां पे लिग्नाइट मिलता है। तो ये पोर्शन हमारा लिग्नाइट के लिए मशहूर है। ओके, अरियालुर फॉर्मेशन क्या है उसको समझ लीजिए। अरियालुर ग्रुप में क्या है? ये बेसिकली सैंडस्टोन है, अनकंफर्टेबल ओवरलेन है। और ये क्यों नहीं हो सकता, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया, हाई एनर्जी ट्रांसग्रेसर टाइडल बार और शोवेल्स। मतलब टाइडल बार में है, टाइडल है, तो आपको पता है कि कोल और लिग्नाइट के लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। ये एनवायरनमेंट उसके लिए फिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे तो कोल आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा ऑप्शन ए, बी और सी रहे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है। आप लोगों ने मतलब अपने 8-9 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि इसको कैसे करते हैं। द टोपो शीट इमीडिएटली एडजेसेंट टू नंबर 55 J/8। हमको ये देखना है कि इसके एडजेसेंट में कौन सी टोपो शीट, मतलब यहाँ पे समझ ले कि एक आदमी ए बैठे हैं, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बी के निकट कौन है? बी के निकट आपका सी है, ए है और ये है। ये नहीं है आपके एडजेसेंट जिसको बोलते हैं ये। तो इसी तरह हमको खोजना है यहाँ पे कि 55J/8 के, जैसे 79K/15, ये अगर हम इसकी बात करें 79, इसके बगल में कौन आएगा? तो 79K/7 के बगल में ये आएगा हमारा, ये आएगा, ये आएगा, नहीं, ये आएगा, ये आएगा और ये नीचे वाला आएगा और ऊपर वाला आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमको यहाँ पे खोजना है कि इसके बगल में कौन कौन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि जो हम शीट डिफाइन करते हैं कि देखिए ये 4 डिग्री शीट है, ये अराउंड 1 मिलियन स्केल पे होता है, इसको सिर्फ 79 नंबर देते हैं। इसको अगर आप ABCD के पार्ट में 16 पार्ट में करते हैं तो ये आपका स्केल हो जाता है 1000 स्केल में हो जाता है आपका, जिसका डिग्री आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 डिग्री में हम यहाँ डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे 79, फिर K हो जाता है। ये 79K हो गया, 79A, 79B, जिसका स्केल हमारा 250,000 होगा हमारा, ये स्केल होता है। इसके बाद फिर से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 79K बाई ईस्ट, मतलब बाई नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इस डायरेक्शन कर सकते हैं, जिसका स्केल होता है आपका 100,000 के स्केल पे होता है। और इसी में अगर आप इसको 16 अदर कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो कि आपका जो शीट होता है, शीट का इंटरवल जो होता है 50 मिनट बाई 50 मिनट का होता है, ये आपका स्केल आपका 50,000 के स्केल पे होता है। तो इसको आप 1 to 16 नंबर तक दे सकते हैं। ओके, तो 1 to 16 नंबर तक देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 53J/8 की बात करें, तो अगर हम इसी तरह इसका बना ले 53J/8, तो इस तरह कैसे डिवाइड होता है? वर्टिकल 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है 1 2 3, इस तरीके से डिवाइड नहीं होता है, ये 1 2 3 इस तरीके से डिवाइड होता है। तो अगर इसी को बेस मान के करें, अपना सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मैंने 4 पार्ट में इसको कर दिया है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, इसके एडजेसेंट की बात कर रहे हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये क्या कह रहा है? 55J। अब यहाँ पे 55J है, J के नीचे क्या है आपको समझ लीजिए, यहाँ पे K है और ऊपर आपका
आई है, तो J के ऊपर I हो गया और नीचे K हो गया। तो जब एडजेसेंट की बात होगी तो K और I होना चाहिए, बट यहाँ पे J की कौन सी वैल्यू है, 55 J बाई 8 है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसके ऊपर तो आपका सिर्फ J ही रहेगा, इसका मतलब I का ऑप्शन खत्म हो गया। तो इसके नीचे क्या आ सकता है, K आ सकता है। जब हम इसके नीचे K रखेंगे तो आप समझ लीजिए, जब हमने K रखना स्टार्ट किया तो ये 4 पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 आएगा। जस्ट एडजेसेंट नीचे हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो जब ये आपका J8 होगा और ये K5 होगा पहला, और इसके बगल में भी हमारा J होगा, इसके बगल में इधर भी होगा और ऊपर भी होगा, पर नीचे हमारा सिर्फ K5 आएगा। तो K5 हमारा एक ऑप्शन हो गया। अब इसके बगल में कौन सा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आपको क्या मिल रहा है, J का ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, J का ऑप्शन आपको 4 मिल रहा है। यहाँ पे 4 कोई ऑप्शन है नहीं है। यहाँ पे आपको J का एक और ऑप्शन क्या मिला, 12 मिला, क्या 12 है, हाँ यहाँ पे 12 है। K का तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, J12 और 55 K बाई 5। सिंपल आंसर था डी। अगर आपको ये याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 79 को हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में 16 ऑर्डर में डिवाइड किया, ए से लेके आपका ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पी तक। फिर इसको अगर आप डिफाइन करते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ में तब, या फिर नंबरिंग 1 to 16 करते हैं, ठीक है। तो 1 से 16 करते हैं, उसके बाद आप इसको अरेंज कर लेते हैं और नंबरिंग हमारा 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक होता है। उसी के अकॉर्डिंगली वो कहाँ पे आ रहा है। अगर आपको पूछते हैं कि आपका 55 J बाई 6 की बात करें तो इसके एडजेसेंट में क्या आएगा, तो इसके एडजेसेंट में 2 5 10 7 आएगा। तो इस तरीके से एडजेसेंट टोपोशीट की वैल्यू हम निकालते हैं। Moving to the next question, which of the following is are not true for textural immature sandstone? Immature मतलब उसमें अभी सॉर्टिंग वोटिंग कायदे से नहीं हुई है, तो इसीलिए इसको इमेच्योर सैंडस्टोन कहते हैं। और जो इमेच्योर सैंडस्टोन की प्रॉपर्टी होती है उसमें क्ले मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब क्ले कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, लिटिल और नो क्ले। अगर क्ले कंटेंट ज्यादा है तो कम नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ग्रेन्स आर वेल सॉर्टेड और राउंडेड होना चाहिए, इसमें क्या करना है, इज आर नॉट ट्रू होना चाहिए, मतलब सही नहीं होना चाहिए। और इमेच्योर सैंडस्टोन के लिए ट्रू क्या है, क्ले कंटेंट होना चाहिए, क्ले कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा एक ऑप्शन होगा। मतलब ये गलत है बट मेरा ऑप्शन होगा, क्योंकि हमको गलत ऑप्शन चूज करना है। अब ये क्या होना चाहिए, एंगुलर होना चाहिए या पोली सॉर्टेड होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है कि वेल सॉर्टेड लिया है और राउंडेड लिया, इसका मतलब ये मेरे तीन ऑप्शन होंगे, बी सी और डी। सब सही आंसर क्या है, इसमें क्ले कंटेंट आंसर है। तो हम सही आंसर नहीं चाहिए था, हमको गलत आंसर चाहिए था। गलत आंसर क्या होना चाहिए, बी सी और डी। Moving to the next question, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। PNS waves originated at earthquake focus and travel through the earth. Which of the following statement for these waves is are correct? हमको S वेव शेडो जोन निकालना है 154 डिग्री का, और P वेव शेडो जोन। आप समझ लीजिए कि P वेव शेडो जोन, S वेव शेडो जोन की वैल्यू आप जानते हैं कि कहां से कहां तक होती है। तो हम P वेव शेडो जोन आपको पता है 78 डिग्री, ये जो इंटरवल होता है आपका 10 आपका, उससे हम निकाल लेते हैं 142 टू 103, ये आपका 78 डिग्री का इंटरवल होता है। ये पूरा का पूरा अगर आप बात करें तो ये 78 डिग्री होता है, जबकि इसका ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा 154 डिग्री होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, मेरा ए ऑप्शन गलत सही है। पी वेव वेलोसिटी एब्रप्टली इंक्रीजेस डाउनवर्ड एट मेंटल कोर बाउंड्री। ओके, पी वेव वेलोसिटी, यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं पी वेव वेलोसिटी का, ये हमारा कोर मेंटल बाउंड्री है, CMB कोर मेंटल बाउंड्री। पी वेव वेलोसिटी एब्रप्टली इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या आपको लग रहा है इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जैसे आते साथ ये डिक्रीज हो रही है, तो मेरा ऑप्शन डी होगा। इसका नोट्स भी पड़ा हुआ है आपके क्या कहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। और इसको अगर आप मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उससे कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि हम जब मेंटल से कोर में जा रहे हैं तो वेलोसिटी पी की क्यों कम हो रही है। तो इसी के साथ ये आपका MSQ 2017 का कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और पढ़िए, जैम क्लियर करिए। और भी कोई चीज़ की हेल्प हो तो मुझे बताइए। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।